हम्म, ओके। हाँ तो ईसीजी भी ऐसे ही चलता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। हम्म, तो फिर क्या किए, बैठ के रोए के कुछ काम पढ़ाई किए, ज्यादा मेहनत किए? बस। हम्म, ठीक है, यही चाहिए, यही चाहिए। अगर ऐसे ही चला रहा कई दिन से। हाँ भाई। हेलो एवरीवन, हेलो। बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं दूसरे लेक्चर में, ठीक। तो अभी पेन आने दो तब तक। हाँ लल्ली, कैसे हो? बढ़िया। ये छोटी सी डायरी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अपने रूम का। तो डाउट है किसी का तो डाउट पूछो। तुम खोज रहे थे ना हमको? हैं, हम तुम खोज रहे थे, तुम खोज रहे थे, कोई खोज रहे थे। तो हाँ, अभी तुम्हारे सारे डाउट बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। हैं, हाँ क्लास का पूछ लेना। हाँ क्या बोल रहे हो दोस्त, बोलो। हाँ बोलो बोलो। इसे डाउट नहीं कहते, चीटिंग कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इतना सरल सवाल पूछोगे? हैं, मैं तो प्लांट पढ़ाता हूँ, उसमें मसल्स होती नहीं है। ये वाली होती है, CLF काफ मसल, इसको कहते हैं जो घुटने के पीछे, मतलब शैंक रीजन में होती है, उसे कहते हैं। तुम यार गलत जगह सवाल काहे पूछते हो बे? ये अभी अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा, किसने पूछा? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो, क्या पूछना है तुमको? हम्म, दोस्त तुम कौन सी क्लास में हो ये बताओ पहले तो। तो तुमने लेक्चर नहीं देखे? हाँ तो लेक्चर देखने बाद रिवाइज भी करने होते हैं, तो फिर बादाम खाया करो। क्या यार, मतलब कई सी बातें पूछते हो यार तुम। देखो जल्दी से फटाफट बता देता हूँ मैं। भाई देखो, कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी, मतलब रट्टू कह सकते हो तुम, बट उसके लिए तुम ना क्या करते हो, तुमने मान लीजिए, ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि मान लो हमने कुछ चीज पढ़ी और उसमें कंफ्यूजन आ रहा, तो हम उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उसी चीज को फिर बार बार पढ़ना होता है। हाँ, इसलिए दिक्कत आती है, और कोई वजह ही नहीं है। हम मन के पीछे बहुत भागते हैं कि जिसका पढ़ने में मन करेगा उसको पढ़ेंगे, जबकि उल्टा होना चाहिए, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि समझते हो? हाँ, ये देखो कितना ज्ञान पेल रहा है भाई। ये देखो, ये मैंने बना लिया, एम्ब्रियो सैक बना दिया अंदर, ठीक है। ये दो पोलर न्यूक्लियाई बना लिए। ये इंटेग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस है, ठीक है ना, ये प्लासेंटा है, ये फ्यूनिकल है। ये सारी स्ट्रक्चर पहले से प्रेजेंट है। पहले से कहने का मतलब क्या है कि ये तो मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है, तो ये सब हैप्लॉइड होंगी, सॉरी डिप्लॉइड होंगी। ये सब डिप्लॉइड है, जो जो व्हाइट कलर से इस समय निशान लगाया हुआ है, ये सब डिप्लॉइड है। और सर ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी डिप्लॉइड है, पहले भी डिप्लॉइड है, ठीक है ना।
अब न्यूक्लियस हो गया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक मेगा स्पोर मदर सेल आती है, मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, मियोसिस करके 4 स्पोर बनाती है, जिनमें से 3 मर जाते हैं, एक बचता है और वो हैप्लॉइड है। बस भाई मेगा स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये मेगा स्पोर है, ये 3 बार माइटोसिस करके वो वाली स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कह देते हैं। और पिछली क्लास में कोई तो पूछा था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, नहीं वो उधर नहीं पूछा था, उधर पूछा था दूसरे का। हाँ तो, तुम तो एनएससी वाले यार, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। तो ये जो है ये सब पूरा हैप्लॉइड है, एंटीपोडल हैप्लॉइड, एक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, एक ओवा हैप्लॉइड, सिनर्जिड हैप्लॉइड, है ना, बात खत्म हो गई। अब भाई पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन अपने आप में हैप्लॉइड है ना। अब इसमें से जब पोलन ट्यूब निकलेगी तो पोलन ट्यूब में भाई जी हमारे पास, है ना, ये 2 मेल गैमीट होंगे, एक क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, तो वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब वो पोलन ट्यूब यहां पर आ गई, यहां पर आने के बाद एक फर्टिलाइज होगा इसके साथ, तो भाई ये बनेगा डिप्लॉइड जायगोट, और एक फर्टिलाइज होगा इन तीनों के साथ, मतलब इन दो के साथ, तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हो गया डिप्लॉइड जायगोट, ये हो गया, कहानी खत्म। ठीक, बस। अब ये न्यूसेलस है, अगर ये पेरिस्पर्म बन गया मान लो किसी वजह से, तो ये भी डिप्लॉइड है ना, ये भी डिप्लॉइड। अब तुमने ये पूछा तो अब तो सवाल भी कर लो, 1-2 सवाल करो। क्वेश्चन, प्लांट है एंजियोस्पर्म, और सेम क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म पे भी ले लेते हैं। जिम्नोस्पर्म, प्लांट, लीफ सेल, लीफ सेल में 40 पिकोग्राम, या चलो क्रोमोजोम ही ले लेते हैं, 40 क्रोमोजोम एट G1, ये दिया हुआ है ना। लीफ सेल 40 क्रोमोजोम एट G1 दिया है, आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट क्रोमोजोम नंबर एट नंबर 1 G2 स्टेज इन एंटीपोडल। सवाल तो लिखने दे गुरु, बताओ आंसर। 20 आ जाएगा। क्यों भाई दोस्त, जिसने डाउट पूछा था वो बताओ, है ना। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, 2n का, और ये किसका पूछा है, n का पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, नंबर 2, एंडोस्पर्म सेल एट एस फेज। भाई एंडोस्पर्म भी एस फेज तो करेगा ही, हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ 60। ठीक, इसमें बताओ एंडोस्पर्म में, भाई ये जिम्नोस्पर्म है तो ये एन होगा, क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक ही है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सॉरी एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो ये एन होगा, तो आंसर कितना आएगा, 20। चलो बाकी के सवाल ऐसे ही बताओ, फटाफट बताओ, है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है। सिनर्जिड में बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। सिनर्जिड में 20, पेरिस्पर्म में 40, सेकेंडरी न्यूक्लियस में 20, सिनर्जिड में 20, सेकेंडरी न्यूक्लियस में बताओ 20 क्यों होगा, पहले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता क्या है, भाई सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब है कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना, देखो ये जो कहां गया, ये रहा, देखो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ आके ये भिड़ेगा मेल गैमीट, तो ट्रिपल फ्यूजन होगा, तो इसमें बीच में एक छोटी सी घटना ये होती है कि दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में जुड़ जाती हैं, फिर उसमें मेल गैमीट आके फ्यूज होता है, तो वो जो एक ट्रांजिशन स्टेज है ना, कि दोनों पोलर न्यूक्लियाई थोड़ी देर के लिए टेम्परेली फ्यूज हो गए थे, उसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और फिर उसमें मेल गैमिट फ्यूज होता है, मतलब तो बेसिकली देखा जाए तो पोलर न्यूक्लियाई में मेल गैमिट फ्यूज नहीं हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस में फ्यूज हो रहा है ना। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, हाँ 40 आ जाएगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या हो गया, 2n हो गया,
2n आ गया 40। ठीक है, चलो भाई, तो मोटा मोटी यही सवाल आते हैं। वही कॉपी देख ले, इसलिए तो पहले परमिशन ले रहे हैं भाई साहब, इतना सुंदर राइटिंग। चलो एक और बताओ, इसी में बताओ, पेन पकड़ो, इसी में बताओ, यही सवाल है सेम। इसमें बताओ मेरे को कि अगर ये मोनोकॉट है, मान लो ये मोनोकॉट है, तो इपीब्लास्ट में कितने क्रोमोसोम होंगे? इपीब्लास्ट में कितने होंगे और कॉली और आइजा में कितने होंगे? बताओ। इपीब्लास्ट क्या होता है? कॉटिलिडन। हाँ, तो वो डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड? हम्म 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 क्योंकि वो भी किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। 40-40। ठीक, चलो भाई, और पूछो। हम कुछ क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे, बाकी तो ठीक है, डाउट पूछ लो भाई। डाउट बुकिंग। चलो क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है। हाँ बोलो बोलो, कोई तो कुछ बोल रहा है। कुछ भी बीच में किसी को भी समझ में कुछ भी मतलब पूछना हो पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और आज सेल वाले सवाल भी हम कुछ लेके आए हैं, ठीक है ना? हाँ बताओ। इससे मिलते जुलते कुछ एक सवाल मैं भी डालूंगा अभी ना, इधर ही बीच में ही। फंगस के डालेंगे, फंगस के। हाँ, बी। ऑनलाइन वालों ने बताया बी आंसर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। भाई इसमें दिया हुआ है n इक्वल टू 30, पहले पता लगाओ क्या दिया हुआ और फिर पूछो क्या पूछा है। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन इट्स पेरेंटल सेल ड्यूरिंग प्रोफेज 1? प्रोफेज 1 में 2n होता है, तो 2n 60 है ना। और प्रोफेज 1 में हर एक क्रोमेटिड ऐसी होती, मतलब हर एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, तो दो दो क्रोमेटिड होती है, तो आंसर आएगा 120। ठीक है ना भाई? देखो, आपको चाहे क्रोमोसोम पूछे चाहे क्रोमेटिड पूछे, आपने क्रोमोसोम तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद तुमको याद करना है, मतलब रिकॉल करना है कि भैया ये जो क्रोमोसोम पूछा गया है, जिस स्टेज में पूछा गया है, वहां पर वो ऐसा वाला होता है कि ऐसे वाला होता है। ठीक है, अब इसी सवाल में मेरे को बता दो, इसी में बता दो, मैं आगे लिख लेता हूं। जो गैमीट है, गैमीट में 30 क्रोमोसोम है, तो आपको मेरे को बताना है कि टेट्राड कितने बने होंगे इन प्रोफेज 1? 30 बने होंगे, सिंपल, एन के बराबर आ जाएगा, है ना। 30 बने होंगे, ठीक है। अब बाइवेलेंट बता दो प्रोफेज 2 में। बाइवेलेंट इन प्रोफेज 2 0, बिल्कुल सही बात है ना भाई। अब अगर मैं ये पूछूं मोनोवेलेंट्स इन प्रोफेज 2, तो ये किसकी वैल्यू है? 30, ये एन की वैल्यू है ना। हाँ, अब अगर मैं पूछूं क्रोमेटिड्स इन प्रोफेज 2, 60, है ना भाई। प्रोफेज 2 का हर एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, प्रोफेज 2 का हर एक क्रोमोसोम ऐसी तो होता है भाई। स्प्लिट, हाँ क्रोमोसोम आ दो, स्प्लिटिंग कहां पर होगी? मेट एनाफेज 2 में होगी, ठीक है ना। बाइवेलेंट की वैल्यू, बाइवेलेंट की वैल्यू, टेट्राड की वैल्यू, गैमीट्स में क्रोमोसोम की वैल्यू, मतलब मियोसिस 2 के प्रोडक्ट की वैल्यू, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट की वैल्यू, सबकी वैल्यू n के बराबर आती है, ठीक। अगर यहीं पर हम पूछे कि मेटाफेज, मेटाफेज में कितनी, सॉरी मेटाफेजिक प्लेट में कितने क्रोमोसोम हुए होंगे 1 मेटाफेजिक प्लेट में, तो हाँ कभी भी बता दो। 30। एक एक प्लेट में तो 30 ही बनेंगे, प्लेट कितनी बनेगी वो अलग सवाल है ना। हाँ, क्रोमोसोम्स इन 1 मेटाफेजिक प्लेट, ये सवाल है,
तो सर अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर तुमने ये तो लिखा ही नहीं प्रोफेज 1 मतलब मेटाफेज 1 के मेटाफेज 2, हाँ तो एक प्लेट में पूछा तो ये भी किसके बराबर आएगा, n के बराबर आएगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा। ये बता दो कुछ कुछ वैसा सही है। बताओ भाई, डिस्को मैन। तुम्हारा फर्स्ट आ रहा है, ठीक है फर्स्ट आएगा बिल्कुल, इसको भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे असली आंसर क्या है, तब तक हम घूम लेते हैं, बाकी बच्चे पढ़ लेते हैं। और डॉक्टर है जा बाबू। हाँ यार तुम याद दिला दिया करो, हम कर देंगे है ना। ठीक है, अब मंडे मिलेगी यार अब तो। भाई ये तो ऑप्शन 4 बता रहे हैं। हाँ है, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ भाई ऑप्शन 4 भाई, फर्स्ट कैसे आया भाई, पहले 4 वाले बताओ कैसे आया, फिर हम देखते हैं। बताओ ये किसकी वैल्यू दी हुई है, n इक्वल टू 60 है ये, बराबर है ना। भाई मियोसिस के बाद पूछा है, मतलब एन की वैल्यू पूछी है, तो क्रोमोसोम तो 60 आ गए है ना, और ऐसा होता है वो, तो 60 आएगा। ठीक है भाई, तो पहला आंसर नहीं आएगा भी दोस्त, पहला तो कहीं से भी नहीं आएगा भाई। ठीक है भाई, बहुत सरल सवाल है। टेट्राड, ओ डिस्पेनिसी भी तुमने आंसर भी नहीं दिया, बोल लो तुम्हें, सोच रहा था। हाँ। नहीं नहीं सोचना नहीं है। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। अगर यहाँ बाइवेलेंट होता 60 बाइवेलेंट, तब आंसर बदलता क्या, नहीं बदलता, बिल्कुल सही बात है ना। मोनोवेलेंट होता तो बदलता। भाई देखो जे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ भाई, ऐसा थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, या मतलब कमजोर, मजबूत हो गए कमजोर हो गए। तो देखो ये अंकल आंटी का पेयर है, ये कपल है, इसे होमोलोगस कहते हैं हम। होमोलोगस का मतलब ही ये होता है पेरेंटल क्रोमोसोम। ठीक, कपल, कोई भी कपल हो, किसी भी चीज का हो, जूते चप्पल का, सबका जो भी कपल की फॉर्म में मिल रहा है, पेयर की फॉर्म में मिल रहा है, उसको हम बाइवेलेंट कहेंगे, मतलब वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो भाई इस पेयर को ही बाइवेलेंट कहते हैं, बस इतनी सी बात है। और चूंकि इसमें एक और एक दो और दो चार क्रोमेटिड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, टेट्राड कहते हैं। टेट्राड कौन सी स्टेज में बन जाते हैं मियोसिस की, प्रोफेज की, हाँ वो बताना है। नहीं 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 नहीं, ओ भाई नितेश, जायगोटीन में बन जाते हैं। जायगोटीन, जायगोटीन का नाम ही इसीलिए जायगोटीन है। जायगो का मतलब क्या होता है, जायगो का मतलब होता है पेयर। जैसे स्पर्म और ओवा मिल गए तो क्या बना, जायगो। हाँ, तो जायगो का मतलब ही पेयर है। हम्म, ठीक है। और बाइवेलेंट बन गए, बाइवेलेंट तो मतलब पेयर का हो गया, मेरे पास 3 जोड़ी जूते हैं तो मेरे पास 3 पेयर शूज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई हैव 3 बाइवेलेंट ऑफ द शूज, बात खत्म। ठीक है ना। हाँ, तो तो हम क्या बोल रहे थे, ये वाली जो सिचुएशन है कब दिखती है, बाइवेलेंट आर क्लियरली विजिबल एज टेट्राड इन पैचिटीन, पैचिटीन। हाँ, जाइगोटीन में तो ऐसे दिखेंगे वो, हाँ साफ साफ कब दिखेंगे ये अलग सवाल है। ठीक है, देखो देखो, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, रिवाइज नहीं मारो तुम। देखो मेरा बस ये कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये पेयर है, ये हरे का और सफेद का पेयर है, तो भाई इसमें पता हमको 4 क्रोमेटिड है, तो तू टेट्राड तो है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को ये बता दो कि चारों की चारों क्रोमेटिड साफ साफ कौन से वाले डायग्राम में दिख रही हैं, पहले में कि दूसरे में। दूसरे में, अब तुम कहो नहीं सर हमें तो पहले में भी दिख रही हैं, लो, है ना। हाँ ये लो, डिजिटल इंडिया। ठीक, अब
इसमें नहीं, इसमें उतनी साफ नहीं लिख रही है। पता है कि यहाँ 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4 है, तो टेट्राड ये भी है, टेट्राड ये भी, बट ये क्लियरली विजिबल टेट्राड है और वो बस है, टेट्राड है वो। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, बाइवैलेंट, दोनों बाइवैलेंट है, बाइवैलेंट, ये भी क्लियरली, क्लियरली, और ये तो ऊपर वाला मिट रहा है, अब समझो तुम, है क्लियरली विजिबल एज टेट्राड, कि हाँ भाई इसमें साफ साफ दिख रही है 4 क्रोमेटिड, है ना, इस वाले में नहीं दिख रही है। तो बस एक लास्ट स्टेटमेंट जो है, नॉट विजिबल एज टेट्राड, ठीक। तो ये वाली जो स्टेज है ये जाइगोटीन की है, ये पैचिटीन की है। हाँ बिल्कुल, इससे मतलब थोड़ी निकालोगे। हाँ, ये जाइगोटीन फिर पैचिटीन, ठीक है। हाँ, अब बताओ रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल का बनते हैं पैचिटीन में और क्याजमेटा। चलो अगला सवाल बताओ, अब की बार मेरे सवाल की बारी आ गई, ये आंसर होगा। ये सवाल हम डालें किसी तो पेपर में डालें हम, पहले जो तुमने टेस्ट पेपर अगर दिए हैं तो तुम्हारे सामने आया होगा ये। हाँ ये बताओ, ये किस में जाया गया स्टेन, सेल वॉल में कि सेल मेम्ब्रेन में? हाँ कब तेरा आंसर ये कैसे आया बे कब डिस्को मैन है? अच्छा ई, हाँ ई ठीक है, हाँ ई आंसर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ हाँ, सेल वॉल को ये स्टेनिंग हुई है और सेल वॉल में अनियन है, मतलब प्लांट सेल है, सेलुलोज की है, थिन सेल वॉल है, ठीक है ना। तो पता नहीं किसका है ना। हाँ देखो इधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ एनएसईबी से ही उठाए हमने, ये भी हम डाल लेंगे पेपर में पहले, बताओ। इसमें देखो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन वाले वो होते हैं तुम्हारे यूएसए ओलंपियाड के, हाँ याद आ गया, यूएसए और टोरंटो के। कनाडियन के भी शायद 5 ऑप्शन वाले होते, पता नहीं 2 4 वाले होते हैं तो। ये क्लास में भी हमने एक्सप्लेन किया है कैसे ये जाएगा मेम्ब्रेन, इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी बस बैठे बैठे सामने से देख के बना लेना है। बताओ भाई, डिस्को मैन, डिस्को एनएसईबी। हाँ कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, ई भी बताया जाने लग गया है। हिंट अगर हम आपको दें तो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल से उठा के समझ लेना है। ए लग रहा है, ए बी सी डी ई ये ऑप्शन है। बी ई में अलग है तो, हाँ तो आंसर कौन सा है? ओके, आधे बच्चे बी बता रहे हैं, आधे ई बता रहे हैं, ई लग रहा है। हम्म बी, हमको भी बी लग रहा है और बी आंसर है। हाँ देखो इस पे यहां पर मैं बताता हूं, देखो ये वेसाइकल देख रहे हो, ये 2 मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल, है ना। तो और देखो वेसाइकल ये है, तो ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल एज इट इज रहेगी सिक्रेटरी वाली, ठीक। तो भाई वेसाइकल में कुछ इस तरह से हिसाब है कि जो
ऐसे ये डमरू टाइप है, वो डमरू नहीं मतलब हैमर टाइप है, वो ऐसा है, और ट्रायंगल वाला ऐसा है, ठीक है ना। तो ये वेसाइकल अब फ्यूज होगी मेम्ब्रेन के साथ। जब ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी तो भाई ये मेम्ब्रेन इस तरह से ओपन होती है, ठीक। अब देखो इसको मैं अगले उस पर बना के दिखा देता हूं। जैसे एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में ये वेसाइकल फ्यूज होके आने वाली है। इतनी बड़ी वेसाइकल बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक। तो इसमें बस हमको एक बार देखने दो, गोला अंदर है, त्रिभुज बाहर है, गोला अंदर है और त्रिभुज बाहर है, ठीक है। तो देखो जब ये इसमें फ्यूज होगी ना, तो जब ये फ्यूज होगी तो भाई ये देखो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से फ्यूज होगी और ये इसमें मिल जाएगी, ये इसमें मिल जाएगी, बस इसको खींच दो आप, स्ट्रेच कर दो, तो आप देख लो ये गोला बाहर जाएगा, त्रिभुज अंदर आएगा, गोला बाहर त्रिभुज अंदर, गोला बाहर त्रिभुज अंदर। तो बी आंसर आ गया इसका, ये सीधा सा हिसाब है ना। तो मतलब ये मेम्ब्रेन में इनसाइड आउट हो गया, वो जो सुबह तुम्हारा सवाल था ना उसमें सेल ही इनसाइड आउट है, यहां सिर्फ मेम्ब्रेन इनसाइड आउट है। तो ये आंसर बी आंसर आ गया भाई। तो हमको लगा यार तुम सब ये कहोगे कि क्या सर तुम पुरानी सवाल लेके आ जा रहे हो है? दो एक बालक ही आंसर दे रहे भाई। देखो कभी भी, अभी तो देखो तुम 10वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, अभी आगे बहुत से एग्जाम देने ना, ये में दोनों बाहर है ना। नहीं लल्ली देखो ये वेसाइकल के हिसाब से बताना ना, तो वो यही तो गलती है भाई। ये जो वेसाइकल है ये सिक्रेटरी वेसाइकल का बताना है और मेम्ब्रेन का बताना है। Which of the following diagram correctly represent the orientation of protein A and B upon reaching the secretory vesicle and plasma membrane? तो चार ऑप्शन बनाने, उसको तो बनाएगा ही ना वो तो जानबूझ के का क्या मतलब है और ऑप्शन बनते ही ऐसे हैं कि जिसमें तुमको कंफ्यूजन हो, है ना। बेचारे को देखो ये यही तो बात होती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं उसमें एक सच बोला जाता है, तीन झूठ बोले जाते हैं, और वो तीन झूठ उस सच जैसे लगते हैं, यही तो है, ठीक। तो भाई देखो हमारी बात समझो, मैं यही बोलता हूँ क्लास में कि 20% पढ़ाई काम आती है, 80% एटीट्यूड काम आता है। और उस एटीट्यूड का एक पार्ट ये है कि हम वो सवाल बार बार कर पाए बिना बोर हुए जो हम पहले कर चुके हैं, और वो बस सही हो जाए, ये है। चलो ये बताओ, ज्ञान पेलना बंद, अब सवाल बताओ। भाई किसी को डाउट है कुछ भी एट रैंडम तो वो पूछ ले, बीच में डरे ना, जैसे उस दोस्त ने अपना रेस्पिरेशन के सॉरी रिप्रोडक्शन का डाउट पूछा, कोई भी कभी भी पूछ ले भैया। 20 सवाल का आंसर की बातें आ रही हैं निकल के, है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे बी बता रहे हैं, हमारा भी कोई बी, ऑनलाइन वाले ने बी बोला, आयुष ने सी और बी बोला है। 38 में से हमको बताना, ब्रेकअप इन द एटीपी प्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम क्यू एंड क्रेब साइकिल आर। हाँ सही तो सिंपल ही है यार, बिना वजह हवा बना सवाल का इतनी देर क्यों लगा रहे हो यार। कल पिछली क्लास में भी हमने बताया थे ना क्रैप साइकिल का, है ये बताओ। बी, चलो भाई बी बताओ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, फिर तो बी होगा जब सारे बच्चे बता रहे हैं तो मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इफ यू आइसोलेट माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस देम इन अ बफर विद लो पीएच, लो पीएच का मतलब हाई प्रोटॉन आयन है बस, और एटीपी बनना शुरू हो गया है, और वो प्रोटॉन उसके, प्रोटॉन ही चाहिए उसको। द लो पीएच ऑफ द फॉर काज एंड इंक्रीज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही सवाल है, बहुत बढ़िया, बुगेम्बो खुश हुआ, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। अच्छा एक एक सवाल होता है इसमें, इसी में जोड़ता हूं मैं। मान लो इसी सॉल्यूशन में मैंने एक ऐसा केमिकल और डाल दिया जो इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है,
तब एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीजेज फॉर प्रोटॉन आयन, मतलब ये पूरी बात है। तब एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? कम हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं बढ़ जाएगा। दो, हाँ सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। मान लो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, एक मिनट रुको। तुमने इसका आंसर बता दिया ना, बी, बी बताया था ना, हाँ बी, ठीक है ना। इसकी मैंने बनाई कॉपी, और कॉपी बना के मैंने इसको किया मॉडिफाई, है ना। और मॉडिफाई ये किया, प्लस एडिशन ऑफ ए केमिकल डेट इंक्रीजेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर प्रोटॉन आयन। अब एटीपी के प्रोडक्शन का बताना है कि क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। एक बालक कह रहा है हमारा कि घटेगा, और बाकी बच्चे कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। हवे डिस्को मैन आप क्या कह रहे हो? माइनस में जाएगा, बहुत बढ़िया। जो बता रहे हैं कि बढ़ेगा वो भी बहुत बढ़िया। दोनों को बस एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी भाई, अपनी अपनी। हाँ बताओ भाई बताओ, क्यों बताया आपने कि घटेगा? अब ये बताओ, बाकी अपना कैलकुलेशन करने में लगे रहें। हाँ 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 बिल्कुल। उधर से कौन जाएगा? चक्की कौन घुमाएगा? टरबाइन कौन घुमाएगा? टरबाइन ही नहीं घूमेगी तो एटीपी नहीं बनेगी। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। देखो, आपको याद रखना है कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन भैया जी प्रोटॉन के लिए इम्परमेबल होती है, और वो प्रोटॉन सिर्फ यहां से बाहर जा पाते हैं, यहां से। यही तो स्कीम है, चाल यही तो है कि कैसे भी ना सारे प्रोटॉन को यहां बुला लो, ईटीएस बीटीएस चला के, फिर उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सब यहीं से निकल के जाएंगे, और जब यहां से निकल के जाएंगे तो इस टरबाइन को घुमाते हुए जाएंगे और एटीपी बनेगा। अब केमिकल ने इसके लिए परमेबिलिटी बढ़ा दी, तो प्रोटॉन तो यहां से निकलने लगेंगे, और जब यहां से निकलने लगेंगे तो यहां से कम निकलेंगे, या नहीं, मतलब मौका नहीं मिला तो नहीं निकलेंगे। तो भैया एटीपी प्रोडक्शन घट जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीजेज। डाइनाइट्रोफिनोल करके बहुत से केमिकल होते हैं, एक आध नाम क्या, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये इसको लिख देते हैं डिफ्यूजिंग आउट प्रोटॉन। डिफ्यूजिंग आउट प्रोटॉन। चलो एक सवाल और बताओ यहीं पर, जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। 1 NADH या NADH2, हाउ मेनी प्रोटॉन इन PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस? हाँ पंप करेगा बिल्कुल, हाँ 10, ये याद रखना भाई, ठीक। और FADH2 6, 1 FADH2, हाउ मेनी प्रोटॉन? प्रोटॉन 6। चलो ये बताओ, ये तुम्हारा चेक पॉइंट वाला सवाल। ये भी हो सकता है भाई। What about the concern of severe DNA damage detected during the G2 checkpoint? तो ये तो बनना ही बनना है। तुमको क्या लग रहा है? हाँ, होने दो पेपर 24 तारीख को, जब बताऊंगा उस दिन पता चलेगा। सेल विल एंटर प्रोफेज विद डैमेज DNA।
आंसर बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बताओ। ए होगा, बिल्कुल होगा भाई। G2 चेक पॉइंट है। G2 चेक पॉइंट इसीलिए होता है कि भैया जी कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। तो सेल जो है वो माइटोसिस में एंटर नहीं करेगी, है ना। और सेल विल एंटर प्रोफेज विद डैमेज डीएनए, मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर डीएनए डैमेज हो तो नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सेल साइकिल विल स्टॉप आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, है ना। देखो ये बताओ क्यों गलत है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो हो चुका है, एस फेज में हो गया। सेल साइकिल विल स्टॉप आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो बताओ ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कैसे गलत? G2 फेज, G2 फेज के जो साइकिल बने हैं ना, उन्होंने ही उसको क्या करवाया, स्टॉप करवाया, है ना। तो सेल साइकिल विल स्टॉप आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, सेल साइकिल रुक गई, है ना। तो इसके दो दो आंसर हमारे सही हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। तो सही तो है। उसके बाद रुकी क्या नहीं रुकी G2 में? रुक गई तभी तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहले वाला। हम्म। हम्म। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है? तो अभी सेल कहाँ रुकी हुई है बताओ? G2 में रुकी है ना। तो G2 कम्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये तो लिखा है। हाँ। अच्छा, जैसी डीएनए रेप्लिकेशन वहीं क्यों नहीं रुक गई, एस फेज में ही क्यों नहीं रुक गई? अब देखो देखो मेरी बात सुनो, डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए रेप्लिकेशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो है नहीं, उसमें टाइम लगता है बहुत सारा। हाँ, ठीक है। तो दोनों इसके सही हैं, ठीक है ना। चलो, अब कोई डाउट? ये वाला बताओ है। ये बोलेगा ये फिर से एनएससीजेएस का सवाल है। हमको कहाँ याद रखा कौन से ईयर के हैं। हाँ, है सब पीवाईक्यू, ये गारंटी है। नहीं, डिस्कस नहीं करना है। लो बताओ, वो ये बता रहे हैं, भी बता रहे हैं। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ क्वेश्चन। छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है ये। हाँ। तुम ये बता रहे हो, भी बता रहे हो। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनली विद इन यूकैरियोटिक सेल इज करेक्ट? ठीक है भाई। क्रोमोसोम आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियोलस, गलत। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड लाइसोसोम, गलत। लाइसोसोम में थोड़ी ना प्रोटीन बनती है। ऑर्गेनल विद इन यूकैरियोटिक सेल हैव ए सेल वॉल, सेल वॉल अंदर किसी पे नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर केमिकल एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अनलाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल लेक लाइसोसोम, एनिमल सेल हैव लाइसोसोम। तो डी, डी आंसर आ रहा है, ना ई आ रहा ना बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, ठीक है ना। हम्म। दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। अनलाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल हैव लाइसोसोम, तब होता, तब ये सही होता ना। हाँ, पीछे अनलाइक भी लिखा हो भाई, थोड़ा ग्रामर भी देखनी है तो उल्टा लिख दिया, अनलाइक एनिमल सेल प्लांट सेल लेक लाइसोसोम, ठीक है। और देखो इसमें 3 ई ऑप्शन है, एनएससीजेएस का सवाल नहीं है, ये कह रहा ना एनएससीजेएस का सवाल है। अच्छा, एक बात बताओ, लाइसोसोम से हमको याद आया, ये वैसे डिस्कशन हो चुका है,
लाइसोसोम के अंदर पीएच 5 कैसे मेंटेन होती है? प्रोटॉन पंप कहां पर होते हैं? हाँ, प्रोटॉन पंप एट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन पंप होते हैं। ओके, अब सेम मेरे को एक बात बता दो कि जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट क्या करती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है या फैसिलिटेट डिफ्यूजन करती है? हाँ, मटीरियल ही बताना है। एक्टिव कैसे करेगी ये भी बताओ, क्यों करेगी ये भी बताओ। अंदर आयो होता बाहर लो होता, बिल्कुल। वैक्यूल इज ए बैंक, वहां पर ज्यादा माल भरा हुआ है और बाहर माल कम है, ठीक है ना? तो दोनों ये क्या कर रहे हैं, दोनों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन माल को पहुंचा रहे हैं, एटीपी यूज कर रहे हैं और प्रोटॉन आयन अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की कोई खास बात है कि नहीं है? ये जो वैक्यूल की, ये किसकी वैक्यूल है? सॉरी, लाइसोसोम की जो वैक्यूल है। हाँ, ये लाइसोसोम बनाया मैंने, ये लाइसोसोम बनाया है। लाइसोसोम के अंदर पीएच कितना है? 5। और बाहर पीएच कितना है? लगभग 7, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? अगर मैं इसमें मान लो, ये परमिएबल होगी कि नहीं होगी बताओ, प्रोटॉन के लिए? नहीं होगी, है ना? हाँ, अगर ये परमिएबल हो गई तो क्या होगा? हम्म फिर क्या होगा? आसपास के बर्बाद हो जाएगी। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में यही होता है। जैसे तुम्हारा रूमेटाइड आर्थराइटिस है ना, गाउट, गाउट तो खैर अलग हो गया थोड़ा, वो तो यूरिक एसिड से हो गया। अपोप्टोसिस नहीं कहेंगे। अपोप्टोसिस का मतलब होता है भाई तुम्हारा पहले से डिसाइड था, हाँ, कि तुमको कैसे मारना है, इधर थोड़ा डिफेक्ट आ गया है। तो जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं जिसमें अपनी बॉडी, नहीं, रीजन तो बहुत सारे होते हैं जिसमें आईजीडी शायद इम्पैक्ट डालती हैं। तो वहां पर जो सेल्स हैं, तुम्हारी जोड़ों की जो सेल्स हैं, वहां पर लाइसोसोम, यही सब लाइसोसोम अंदर अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाहर से तो देखो वो है कि हमने पढ़ लिया एट ए ऑर्गन लेवल के, जॉइंट्स में पेन हो गया, किनारे घिस गए, ये तो ऑर्गन लेवल पे बात हो गई। सेल लेवल पर अगर हम देखें तो उसमें यही पाया जाता है कि अंदर जो लाइसोसोम की सेल थी उनकी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये मतलब बहुत सारे इम्यून डिसऑर्डर का एक रीजन होता है कि अगर मेम्ब्रेन तुम्हारी खराब है लाइसोसोम की, तो डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है? तो भाई इस मेम्ब्रेन की खास बात है कि ये दो पीएच को सेपरेट करके रखती है, 7 और 5 को, है ना? हाँ, और उधर तुम्हारी जो टोनोब्लास्ट है वो भी याद रखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना? ये लो। 24। हम्म 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 हम तुम्हारे लिए यहाँ इतनी दुनियादारी के ओलंपियाड के सवाल लेके आ रहे हो, तुम कह रहे हो एनएसएस का सवाल है? गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। हाँ, हाँ भाई, हम क्या समझा रहे हो इतनी देर से? हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर इन सेल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, 2 n equal to 24 एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज 2, भैया 24 ही आंसर आएगा, है ना? और क्या भाई, n इक्वल टू 12, प्रोफेज 2 में देखो क्रोमोसोम तो निकालने पड़ेंगे। प्रोफेज 2 में n इक्वल टू 12 और प्रोफेज 2 का क्रोमोसोम भाई ऐसा होता है, बात खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। 24 आंसर आ जाएगा। ये बताओ, ये भी एनएसजीएस का सवाल नहीं है, ठीक है?
एक डी बता रहा है, एक सी बता रहा है। तो ऑप्शन एक ही सही है भाई इसमें, है ना, दो सही नहीं है इसमें, जहां तक मुझे देख के उसको लग रहा है। बाकी जब हम पढ़ेंगे, सी ऑप्शन आ रहा है। नो वन वांट्स टू बी करेक्ट। ऑप्शन डी। अब डी कर दो। नहीं 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 नहीं। देखो इसका, अब हम इसको पढ़ लिए, इसका डी आंसर सही है। देखो सेल, मतलब सीधी सी बात है यार, बेसिक अगर हम बात करें कि जो चेक पॉइंट अगर वो फेल हो जाए तो सेल डिवाइड करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, ठीक है ना। जो ट्यूमर सेल होती है, दे हैव डैमेज डीएनए टीलोमियर्स दैट प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग एपोप्टोसिस। आप एक बात बताओ, जो नॉर्मल माइटोसिस चल रही है उसमें सेल की जो, मतलब कहना चाहिए कि मतलब पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड है, तो वो इसलिए कंट्रोल्ड है क्या कि एपोप्टोसिस हो रही थी ना, समझ रहे हो। तो भाई ये रीजन नहीं है। हाँ, ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो इसलिए थोड़ी ना बढ़ रही है कि उनका एक मर जाना तय था और वो मरे नहीं। एपोप्टोसिस का ये मतलब होता है ना कि भाई तेरा तो मरना तय है, इसी से हिसाब से मरना है तेरा, तो तेरे को ऐसे ऐसे मारा जाएगा, और वो नहीं हुआ, तो ये गलत है ना। इसका जो सही आंसर है वो यही है। वो रीजन देखो, अब मैं बताता हूँ किसका होता है। हाँ, अब देखो इसमें मैं इतना जोड़ूंगा कि जो हमारी सबकी नॉर्मल सेल्स होती हैं, मतलब जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, हाँ सोमेटिक सेल्स, बिल्कुल भाई, उनके जो जेनेट, ये जो मतलब माइटोसिस वगैरह जो भी चल रही है जीन्स के कंट्रोल में है ना। और सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। और जो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है, दो क्लासिफिकेशन, मतलब दो तरह के वो हैं। ट्यूमर सप्रेसिंग जीन की प्रोटीन मेम्ब्रेन पे आ गई भाई, जीन तो अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, उनकी प्रोटीन यहाँ पे आएगी। तो ये जो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है, इनका एक्टिव होना जरूरी है ताकि हम ट्यूमर ना बनने दें, और इधर ये प्रोटो फॉर्म में होना जरूरी है इनका, ठीक है। और फिर जो तुम्हारे साइक्लिन वगैरह काम कर रहे हैं, तो उन सबसे क्या होगा, माइटोसिस कंट्रोल्ड वे में होगी, कंट्रोल्ड होगी। अब या तो इन्हें कोई एक्टिव कर दे, प्रोटो से ऑन्को बना दे, उसका रीजन इंटरनल भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे वायरस के इन्फेक्शन से सुनने में आके भी कैंसर हो गया उसको, तो वो वायरल ओरिजिन के कुछ थे जीन्स वगैरह, वो आके इसको एक्टिव कर गए। या जैसे तंबाकू खाने से कहते कैंसर हो गया, तो भाई तंबाकू निकोटीन, निकोटीन ने इनको एक्टिव कर दिया, ये ऑन्कोजीन बन गए। तो ये अब इनका दिमाग खराब हो गया, बार बार डिवाइड करते रहेंगे। एक तो वो रीजन हो गया। दूसरा, ये जो ट्यूमर सप्रेस करने वाले जीन है, ये सप्रेस, ये कह रहा भाई अब नहीं होता हमसे सप्रेस, तो ट्यूमर बनेगा। अब इन दोनों चीजों में क्या है, इन दोनों चीजों में अपना सेल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक तरह से एबनॉर्मल हो गया, तो अब ट्यूमर बनने लगेंगे, मतलब सेल बार बार डिवाइड करने लगी। अब उस केस में अंदर क्रोमोसोम में क्या होगा, उस वाले पॉइंट पे ये वाली लाइन तुमको याद आ रही होगी कि जो बार बार सेल डिवाइड करती है उनके टीलोमियर्स कैसे होते हैं। तो तुम बताओ टीलोमियर का क्या याद है तुमको, फिर हम बताएंगे। देखो ऐसा कहते हैं ना कि जब भी सेल डिवाइड करती है टीलोमियर छोटे हो जाते हैं, बट वहां पर एक एंजाइम होता है जो उसको छोटा होने से रोकता है, ठीक है। अब जो बार बार डिवाइड होगी सेल, जब कैंसर होगा, तो वो एंजाइम बेचारा उस स्पीड से उसको छोटा होने से, मतलब जो छोटा हो रही थी उसको बराबर कर देता, मतलब छोटा नहीं होने देता नॉर्मल सेल में। तो उस वाली कैंसर वाली सेल में वो धीरे धीरे छोटे होंगे, मतलब जल्दी छोटे होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जो टीलोमियर होता है, डीएनए जो डैमेज होते हैं, वो टीलोमियर्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग एपोप्टोसिस। नहीं सर, एपोप्टोसिस में जाने से नहीं रोकता है वो उसको, बस उसके ये छोटे होने से रोकता है। तो ये है ना। बाकी
दिस वन इज द, सीधा सीधा बन ही रहा है, मतलब सी तो देखो उसी सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं उनको, हाँ सी ऑन्को, सी ओ एन सी, सेलुलर, हाँ सेलुलर ऑन्कोजीन का मतलब होता है, देखो ये जो है ऑन्कोजीन दो तरीके को होते हैं, जैसे एक तो जो एक होते हैं वायरल ऑन्कोजीन और एक होते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। सेलुलर ऑन्कोजीन का मतलब है कि जो, अब वायरस जो है ना वो सेल नहीं है इसलिए उनको अलग से दे दिया गया VONC, है ना, तो सी से तो सेलुलर ऑन्कोजीन से मुझे याद आ रहे हैं। और फिर कैंसर के ओरिजिन के बेस पे रहता है कि वो कहां से बना मतलब एपिथेलियल टिश्यू से बना तो अलग नाम आता है ना, वहां से बना तो अलग नाम आता है ना, ये है। तो भाई जी इसमें नेक्स्ट सवाल ये रहा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम नॉट NSCJS, ठीक है। हाँ, हम वही सवाल लाए, पेपर में भी आया होगा। CO का बताओ भी, बाकी बच्चे बताओ। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, while mitochondria convert energy between different kind of molecule। सी बनेगा, बिल्कुल सी बन जाएगा, हाँ टेस्ट में शायद आया हो। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ई नहीं बन सकता, सी सही है, सी। हाँ क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, और मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी से सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, हाँ। तो सी बेट सर भाई, सी इज द बेटर आंसर, बेस्ट आंसर अगर देखें तो सी बेस्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल डी ई नहीं बनेगा भाई। चलो नेक्स्ट, ये वाला बताओ। डी आंसर, इसमें बेटा दो आंसर भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, ये MCQ टाइप सवाल है। हाँ ये मल्टीपल करेक्ट है, बी सी और डी। ओके, बी भी करेक्ट लग रहा है, सारी करेक्ट बता रहे हो तुम तो। तो वही अब देख लेते हैं इसको। पेरिफेरल प्रोटीन आर टाइटली अटैच टू द बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, बताओ सही है कि गलत है। पेरिफेरल वाली किस तरफ होती है, सिर्फ बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ नहीं होती, दोनों तरफ होती है भाई। जो ई वाला सही है, ओके। भाई अब मेरे को एक बात बताओ, पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ इधर होगी कि इधर भी हो सकती है? दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ होती है ना। बट हाँ स्टेटमेंट ये गलत ही है, हाँ टाइटली नहीं रहता है, लूजली रहता है। ना है, ऐसे थोड़ी ना है कि जैसे भी हो, तो पहला तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन इंटीग्रेट एंड इंसर्ट ग्लाइकोप्रोटीन ऑनटू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर।
फॉस्फोलिपिड में जब आप इंसर्ट करोगे तो सर फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं रह जाएगा, वो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ठीक है, जोड़ लो, बिल्कुल जोड़ लो। इसको अपन थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा, देखो यहां पर बीच में एक लगाते हैं प्रोटीन, ये तो गई जो पूरी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको कॉपी मारते हैं, इसको हल्का सा इधर रखते हैं, इसको यहां लेके आते हैं। अब जैसे जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ना इस तरह से, लाइक दिस, तो ग्लाइकोप्रोटीन आप देखिएगा इन पे लगा रहता है यहां पर, और अगर यहां शुगर लगी है तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो अब आप बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वही रिसेप्टर का काम करती हैं, तो रिसेप्टर बाहर की तरफ होते हैं या दोनों तरफ होते हैं, सिर्फ बाहर की तरफ होते हैं, ग्लाइकोलिपिड सिर्फ बाहर होते हैं, ठीक है। मतलब सी सर, मतलब बाहर मतलब बाहर मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट की तरफ, उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं एक नाम भी होता है उसका, हाँ हाँ एक्स्ट्रा साइटोसोलिक कह सकते हैं, मतलब सी फेज और एम फेज ऐसा करके नाम होता है। सी मतलब साइटोप्लाज्मिक, एम एम शायद एम या ओ रहता है, आउटर सरफेस ऐसे नाम रहता है उसका, मिस हो रहा है। तो देखो मेम्ब्रेन स्पानिंग प्रोटीन इंटरेक्ट ओनली विद द, कौन सा बी गलत है, ये क्या हुआ, कहां गया हमारा ये वाला, तो देखो हाँ अब आ जाओ, इंटीग्रल प्रोटीन इंटीग्रेट एंड इंजर्ट ग्लाइकोप्रोटीन इनटू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, नो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे प्रोटीन अगर जुड़ेगा तो वो फिर नहीं इंजर्ट हो, ग्लाइकोलिपिड बन चुका है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इनकरेक्ट। मेम्ब्रेन स्पानिंग प्रोटीन जो बाहर से लेकर नीचे तक गई है, इंटरेक्ट विद बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक साइड ऑफ, ये तो बहुत सरल है, देखो कहां गया ये वाला, ये देखो ये बाहर से लेकर नीचे तक जा रही है, तो ये हाइड्रोफिलिक से भी इंटरेक्ट कर रही है, और हाइड्रो, ये एम्फीफेटिक प्रोटीन होती है, एम्फीफेटिक प्रोटीन, मतलब दोनों तरह का इनके अंदर मामला होता है, ठीक है ना। देखो इन वालों को मतलब इंटीग्रल इंट्रिंसिक वैसे तो दोनों है, ये बस ये ट्रांसपोर्टर का काम भी करती है, ये ट्रांसपोर्टर काम नहीं करती है, मतलब एंकोरेज वगैरह इन सब का काम करती है, ये है ना। और मतलब आप सोचो ये नीचे जा रही है, अंदर कहाँ जा रही होगी, और यहाँ पर वो एक्टिन फिलामेंट वगैरह भी लगे रहते हैं ना, तो ये सब उनसे जुड़ी रहती है, मतलब जंक्शन वगैरह में भी हेल्प करती हैं ये, है ना। हाँ, तो भाई आ जाओ, मेम्ब्रेन स्पानिंग तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों से इंटरेक्शन कर रही है, इसलिए गलत है। एंकोरिक प्रोटीन, भैया एंकोरिक प्रोटीन जो आजू बाजू की सेल को जोड़ रही है, ये वाला पॉइंट आता निकल के तुम्हारा, जो सेल के तुम जंक्शन पढ़ दो टिश्यू के अंदर, एंकोरिक प्रोटीन होल्ड पेरिफेरल प्रोटीन टू द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बिल्कुल उन्हें कहती है एंकरिंग प्रोटीन है, कि जैसे मान लो ये है, ओहो ये वाला दिस वन, कि भाई तू किसने किसने जोड़ा हुआ तुमको, यहां पर बोला हमको जोड़ा हुआ है एंकरिंग प्रोटीन्स ने, है ना, और जो बगल वाली सेल्स है वो भी उसको जोड़ेगी, तो डी वाला हमारा सही है। ओके अच्छा ये पीछे है, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन आर ओनली फाउंड ऑन द, ये शुरू में ही हम बता दिए, जो कि रिसेप्टर का काम करती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ये है, तो बेटा इसके दो ऑप्शन हमारे जो सही हैं वो डी और ई सही है, डी सही है और ई सही है। तो ये एक क्वेश्चन अपना सेल मेम्ब्रेन का लगभग कंप्लीट रिवीजन करवा गया हमारा, ठीक है भाई। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, ऑनलाइन वालों। हाँ भाई डिस्को मैन, चलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ डाउट बोलो। हम्म। हम्म। नहीं देखो ये साइटोसोलिक साइड और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आउटर साइड में, आउटर साइड मतलब ये वाली साइड,
ऐसे ये वाली साइड, ये इस आप ये समझ रहे हो कि ये वाली सरफेस, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं ना, ये वाली साइड और ये साइटोसोलिक साइड, ये वाली साइड, ये उसका मतलब है ना। इतना हिस्सा नहीं समझना है कि ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड ना, ये वाला साइड, समझ रहे हो। डी और ई। चलो भाई एक और सवाल। हाँ क्या हुआ। हाँ हाँ, हट रहे हैं, टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा। बनाया। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, सारे बच्चे बनाओ मिलके। ये भाई मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा, ठीक है ना। मल्टीपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिलहाल सी पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी लग रहा है, बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं, तो फिर तो सी होगा भाई, है ना। हाँ पढ़ लेते हैं। एक सेल है जो रेगुलेट करती है माइटोटिक साइकिल बाय यूजिंग चेक पॉइंट एंड ओनली अंडरगो माइटोसिस वंस इट डीम्स इट्स एनर्जी स्टोर आर सफिशिएंट टू डिवाइड। मतलब ये पहले गारंटी ले लेती कि भाई हमारे पास एनर्जी है या नहीं है ना, गाड़ी में पेट्रोल पूरा है कि नहीं है, तभी यात्रा पे निकलेंगे, ठीक है। फ्रॉम एन एनर्जी परस्पेक्टिव, है ना, व्हाट वुड सर्व एज एन इफेक्टिव चेक पॉइंट रिपोर्टर। मतलब आपको इनमें से वो वाला चेक पॉइंट बताना है जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता हो, रुकता हो, या फिर मतलब एक्टिवेट होता हो, ठीक है ना, सिर्फ वो बताना है। तो ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दैट रिकॉग्नाइज एडीपी एंड हैज ऑल ऑफ इट्स साइट्स ऑक्यूपाइड। सर अगर एक मॉलिक्यूल है जो ये पहचानता है कि सेल में कितने एटीपी हैं, सॉरी कितने एडीपी हैं, है ना, और उसकी सारी साइट भरी हुई है, यानी कि सेल में एडीपी एडीपी है, यानी कि एटीपी है ही नहीं, एटीपी नहीं है, तो हमारा सेल साइकिल नहीं चलेगी, ठीक। ये मॉलिक्यूल डीएनए से तो भाई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि हाँ, रिकॉग्नाइज एटीपी एंड ऑल ऑफ इट साइट्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ये कहता है भाई मेरे पे एटीपी जुड़नी है, और अगर मेरी सारी जेबें भर गई एटीपी से, तो यानी कि बहुत एटीपी है सेल के पास, तो ये वाला चेक पॉइंट तो यूज होगा लग रहा है। सेंट्रोमियर से जुड़ने वाला चेक पॉइंट होता है भैया, बताओ कौन सा होता है, तुम बताओगे। सेंट्रोमियर से जुड़ने का एक चेक पॉइंट होता है, वो बताओ कौन सा होता है, सोचो। सेंट्रोमियर मतलब, सेंट्रोमियर मतलब काइनेटोकोर। हाँ। हम्म। जा रहा हो नजदीक जा रहा हो, बिल्कुल सही जा रहा हो, और थोड़ा सोचो। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। भाई ये जो डी वाला चेक पॉइंट है वही तो है कि कॉम्प्लेक्स। भाई मेटाफेज से देखो, वैसे तो G2 से M वाला चेक पॉइंट है, उसके बाद सब मतलब बस खाना पूरी है चेक पॉइंट की, बट हाँ अगर तुम नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम सोचो कॉल्चिसिन का क्या काम है। क्या करता कॉल्चिसिन, डी जनरेट करता, ठीक है। और बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताओ भाई, फिर हम इसी में जोड़ेंगे ना वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉल्चिसिन का क्यों यूज करते हैं, प्लॉलीप्लॉइडी लाने के लिए, माइटोटिक पॉइजन है वो। माइटोटिक पॉइजन क्यों है, क्योंकि भैया जी मैं जो हूं ना, मैं मतलब कॉल्चिसिन में स्पिंडल फाइबर की असेंबली रोक देता हूं, मतलब मैं एक्टिन जो प्रोटीन है उनके पॉलीमराइजेशन को रोक देता हूं, तो सीधी सी बात है फिर स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाते। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो जो तुम्हारे मेटाफेज में क्रोमोसोम है उनकी सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर पे कौन चिपकेगा, कोई भी नहीं चिपकेगा। कोई भी नहीं चिपकेगा तो फिर एनाफेज नहीं होगी, और एनाफेज नहीं होगी तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो टीलोफेज नहीं होगी, टीलोफेज नहीं होगी तो सेल प्रॉपर डिवाइड नहीं होगी। तो होगा क्या,
होना क्या है, जो मटेरियल एस फेज में डबल हो गया था, 2C से 4C हो गया था, वो 4C एक ही सेल में रह जाएगा, माने डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड के बराबर माल तुम्हारे पास है। तो ये वाला जो चेक पॉइंट है ये वो है। तो अब ये तो बात ही कुछ और कर रहा है, तो एटीपी की बात कर रहा है, तो ये वाला नहीं चलेगा। एनएडी से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर भैया जी आ गया सी, बोगैम्बो खुशुआ। आपने सही बताया। कौन सा ले ली? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कॉल्चिसिन वो एक केमिकल है, एंजाइम नहीं कहेंगे उसको, कॉल्चिसिन केमिकल है। ड्रग कह सकते हो आप, बिल्कुल। हाँ, ये वही पूछे जाने के काफी चांस होते हैं, फेमस है ये ड्रग कॉल्चिसिन। ये और पता है कौन से प्लांट से निकलता, बताओ। हाँ भाई, डिस्को मैन नितेश, बताओ कौन से प्लांट से निकलता है ये? तुम बताओ लल्ली। गलत बात है। नहीं 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 नहीं, 11th वाले बताएंगे, मतलब अगर कोई 11th में है तो वो बताए, 11th एंड 12th ऑल्सो, ऑब्वियस सी बात। क्या करो भाई, क्या करो? मतलब ये इस सवाल की लाइबिलिटी 11th के बच्चों पे बनती है, 10th के बच्चों पे नहीं बनती है। भले वो एनएसईबी की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे एनएबीओ, चाहे वो एनओबीओ फोड़ के बैठे हूँ, उन पे इसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि ये 11वीं के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो, ये एक प्लांट है कॉल्चिकम आउटुमनेल, जो कि लिलियसी फैमिली का प्लांट है। हालांकि ये बात भी एक सच है कि अब फैमिली निकल चुकी है सिलेबस से, 2 साल पहले होती थी वो फैमिली, ठीक है, तो किसी पे भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। ये आती है फ्रॉम ए प्लांट कॉल्चिकम आउटुमनेल। और ये एक फैबेसी फैमिली का प्लांट है। अरबी को नहीं, अरबी को कोलोकेसिया कहते हैं। हाँ, उसका अलग, वो अलग है। हाँ, कॉल्चिकम आउटुमनेल, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। ए मोनोकॉट लिलियेसी फैमिली का प्लांट है। तो इसका जो काम है कॉल्चिसिन का, ये करता है डीपॉलीमराइजेशन। आपको याद होगा ना, मैंने क्लास में बताया था, या आपने पढ़ा होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है, भाई एक्टिन फिलामेंट की तो बने होते हैं स्पिंडल फाइबर, तो एक्टिन के प्रोटोफिलामेंट को जोड़ता है आपस में, है ना? ठीक है, तो ये करता है डीपॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन रोकता है ऑफ एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल, लिख लो, प्रोटोफिलामेंट लिख लो, जो मर्जी लिख लो, या कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा, बस याद होना चाहिए, है ना? ये लो भाई। तो भाई अपना स्पिंडल फाइबर बन नहीं पाएगा, तो फिर एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनता ही तब है जब सारे स्पिंडल फाइबर सारे काइनेटोकोर पे जुड़ जाते हैं। लिखा तो है। हाँ, तब वो भी बनता, तब बिल्कुल वो भी बन जाता, है ना, बिल्कुल बनता। अब इसमें एक और सवाल बताना है मेरे को, अभी अभी दिमाग में आया था, और तुम तब अपना सवाल पूछ लिए। कमजोर दिमाग है मेरा, एकदम निकल गया। नहीं नहीं, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, आ गया, आ गया, आ गया, इतना भी कमजोर नहीं है। ठीक, बताओ। आ, मैं पहले वो बात लिख देता हूं। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर का एक ये ड्रॉबैक होता है कि बच्चे के पास स्वतंत्रता आ जाती है ना, कि यार देख लेंगे, तो वो देख नहीं पाता है रेगुलर वे में, है ना? और लाइव लेक्चर का ये ड्रॉबैक होता है कि सिलेबस स्पीड से नहीं हो पाता, और एनएसईबी का सिलेबस बहुत है, एनएसईजीएस का सिलेबस तो फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक है, ठीक है। तो हालांकि ये मैंने बताया था लेक्चर में, तो जैसे अभी
पूछते हैं कि भाई अभी सर इतने ही दिन बचे हुए हैं, क्या करें, वन शॉट देख लें क्या। मैंने कहा वन शॉट तो भैया नीट में भी काम नहीं आते हैं, वो तो बस बच्चों को खुश करने का तरीका होता है। बच्चों को लग जाता हाँ हमारा रिवीजन हो गया फायदा कुछ नहीं मिलता उनसे, ठीक है। खैर, तो देखो एपीसी जो है ये कब बनेगा, व्हेन, हाँ एक सवाल पूछते हैं आपसे, पहले ये भी लिखने दो। देखो सवाल की सवाल सीरीज बन गई है और मुझे सारे याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल ये है कि एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती है, ठीक है। हाँ मतलब वही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज 1 में क्यों नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, वो बात तो आपकी ठीक है कि वो हैप्लॉइड नहीं बन पाएंगे। तो मतलब ये स्कीम चलाई गई कि हैप्लॉइड सेल बनानी है, तो वो बनानी है तो ठीक है, तो उन्होंने 2 प्लेट बना ली। पर 2 प्लेट बनाने से ऐसा क्या हुआ कि स्प्लिटिंग नहीं हुई। हाँ एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर एक ही तरफ से अटैच हुए हैं, नहीं बनता है तभी तो स्प्लिटिंग नहीं होती है, यही तो बता रहा हूं मैं। एपीसी कब बनेगा, एनाफेज 1 हो, एनाफेज 1 होना अलग है ये देखो, मतलब ये काफी अब थोड़ा सा हाइयर हो जा रहा है, बट कोई नहीं। देखो जब अगर ये वाला हिसाब बनेगा, नहीं ये नहीं बनाते हैं, इसमें तो 2 ही लगाने पड़ेंगे, यहां पर भी लगाते हैं ये वाला। तो देखो इसमें इधर से नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां का जो मॉलिक्यूल है जो इसकी स्प्लिटिंग नहीं होने देगा, और जब ये इस तरह से लगेंगे चारों मॉलिक्यूल, तब हमारा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी बनेगा। और वो जो एपीसी बनेगा माइटोटिक एपीसी, वो इन सेंट्रोमियर को कट करने वाले एंजाइम को बनवाएगा, है ना भी। अब देखो खाली एपीसी नहीं होता, उसके बाद एक और सीरीज चलती है, तब जाके कहानी होती है। अब इसमें क्या दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर नहीं लगे, तो डेट एपीसी नहीं बनेगा, मतलब दिस वाला एपीसी। हाँ ठीक है, बस ये डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और उसके लिए दूसरे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो इधर स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो मेरा सवाल बस ये है अब, तो ये भैया एपीसी यहां बनेगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। माइनर से एक वो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो इधर से स्पिंडल फाइबर नहीं बना, तो क्या होगा। हाँ क्या बोले, दोबारा बोलो। हाँ है ना, तो देखो ये प्रॉपर एपीसी नहीं बन पाएगा, है ना। ये दोनों क्रोमेटिड एक पे चली जाएंगी, राइट। ये दोनों क्रोमेटिड एक पे चले जाएंगी, तो एक पे, हाँ एनाफेज में नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो मियोसिस वाला हम सोच गए, हाँ वो मियोसिस वाला सोच गए, वो दोनों उधर जाएगा। मियोसिस में एन्यूप्लॉइडेशन जो नॉन डिजंक्शन होता है। हाँ तो मेरा यही सवाल है कि अगर ये, क्या बोल रहा भाई। हाँ सुनो सुनो, अगर ये स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ेगा दोनों तरफ से, तो एपीसी नहीं बनेगा और सेल यहीं पर अरेस्ट हो जाएगी, तो पॉलीप्लॉइडी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, कॉलचिसिन लगाते हैं, राइट। और अगर यहां पर नॉन डिजंक्शन हो, अब यहां पर देखो नॉन डिजंक्शन कैसे होता है, जो तुम N+1 पढ़ते हो उधर एन्यूप्लॉइडी, अगर बाई चांस इधर से ये वाला मेटाफेजिक प्लेट गलत बन जाए, तो ये पूरा उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। नॉन डिजंक्शन जो है वो 2 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, ठीक है। खैर एपीसी की कहानी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या है, व्हेन ऑल काइनेटोकोर आर अटैच्ड विद या बाइंड विद स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड। और इसलिए क्या होता है ना, जब एनाफेज आती है तो सारे के सारे सेंट्रोमियर एक साथ स्प्लिट होते हैं,
एक साथ, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब बोलो। ये वाला हम्म तो सेल यहीं रह जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि ये जो अभी सेल है यहाँ पर ये 2n4C है ना। तो डीएनए का कंटेंट 4C है, तो 4C मतलब एक इतना मटेरियल है जो कि 2 सेल के पास होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए दैट इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू द टेट्राप्लॉइड सेल। ठीक है। तो अभी इसको हम लगा लेते हैं, ये एपीसी बना दिया, ठीक है। तो चलो भैया ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बताओ ये वाला सवाल, ये क्या कहता है। क्या हुए, 3 बार सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। कल करा है, अरे वाह कितने खुश हो गए बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम भी देख लेते हैं भाई, हाँ पढ़ भी लेते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। बताओ भाई कैसे आया यार सवाल, क्या कह रहा है ये। जीएसआई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बुगेम्बो खुश हुआ। इतनी जल्दी जल्दी सारे सवाल हो तो पक्का फुल मार्क्स आए हैं सीवी में। फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ इन पॉलिनेशन, सेल्फ, इसमें जीएसआई एसएसआई का कोई वर्णन किया है, नहीं किया है। हाँ तो जीएसआई है फिर, है ना। सेल पॉलिनेशन इज ऑफन प्रिवेंटेड थ्रू सेल्फ, इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील, एज्यूम दैट 3 एलील, ठीक है ना। सेल वीकर इफ द प्लांट और टिश्यू हैव एन एलील इन कॉमन, यानी कि जीएसआई का वर्णन कर रहा है। गैमेटिक नहीं, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में यही होता है भाई कि जो हमारा स्टिग्मा है, मतलब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है उसके दौरान की बातें हैं। तो ये जो स्टिग्मा है या ओवरी है, ये पॉलन ग्रेन के गैमीटो, पॉलन ग्रेन के अलील को चेक करेगी। तो मान लीजिए S1 S2 इसके अंदर है और इसके अंदर S1 है, तो इसको ये रिजेक्ट कर देगी। अगर यहां पर एक S2 और होता, S2 वाले को भी रिजेक्ट कर देगी, है ना। बट अगर S3 वाला आएगा तो उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। और ये ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ये अपोजिट स्ट्रेन या कह लीजिए कि अलग तरह के जीन को अलाउ कर पाए, वेरिएशन ला सके, है ना ये। तो अब मान के चलो कि ये तो फीमेल है, S1 S2 और पॉलन ग्रेन, मान लीजिए एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप S1 S2 है। तो देखो ये प्लांट अलग हो गया, अच्छा S1 S2 लिख दिया, ठीक है, तो सेम हो गया। तो स्टिग्मा क्या सोचेगा, मेरा ही पॉलन है, मेरे प्लांट का ही पॉलन है। अब मान लो एक दूसरा प्लांट है जिसका जीनोटाइप S2 S3 है, मेल प्लांट। अब प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, फिर भी स्टिग्मा क्या सोचेगा कि ये जो S2 वाले पॉलन ग्रेन है ये शायद मेरे ही प्लांट के पॉलन ग्रेन है, क्योंकि ये अलील मेरे पास भी है। तो सेल्फ, हाँ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी। अब अगर एसएसआई हो, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो अब बताओ, प्रोटीन लेयर का। तो इस, हाँ वही, ये भी सही बोल रहा, तुम भी सही बोल रहा। तो बताओ S2 S3 के कौन से मेल गैमिट, बताओ। ये तो जीएसआई के हिसाब से बता दिया मैंने, जीएसआई, ये भी जीएसआई। अब मैं इसका वो बना देता हूं एक कॉपी, और मैं इसमें करता हूं एसएसआई, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और इधर भी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो भाई इसमें तो होना ही नहीं है, खैर इसका तो बिल्कुल भी नहीं होना है मेल प्लांट का। उसका बताओ कोई सा होगा कि नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, है ना। मतलब S3 वाला भी नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा जो है किसको चेक कर रही है, ये जो पॉलन ग्रेन है इनके
पेरेंट प्लांट को, स्पोरोफाइट को। अब वो तो दूर खड़ा हुआ है, उसे कैसे चेक कर लेगी? हाँ, कि भैया तू किस प्लांट से आया है उसकी पहचान तेरे पास है। बोला सर मेरे पास कहां है पहचान? बोला तेरी एग्जाइन में उसकी पहचान है, तेरी एग्जाइन में उनकी प्रोटीन है। बोला कैसे? जैसे मान लो ये पीला वाला S3 है और ये पीला या ऑरेंज जो भी है, हरे वाला S2 है, और हरे वाला भी यहां होगा, मतलब हरे वाली S2 वाले अलील की बनाई हुई प्रोटीन भी यहां होगी, है ना, ये प्रोटीन यहां होगी। अब ये गया खुशी खुशी S3, बोला हम तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे, हमारा जीन अलग है इसका जीन अलग है। पर प्लांट ने क्या बोला? मैं तेरे को देख ही नहीं रही, मैं तो तेरे ऊपर बैठी हुई प्रोटीन को देख रही हूं। वो प्रोटीन क्योंकि वो कहां से आई है, वो तेरे ओरिजिन को बता रही है, तेरे मेल प्लांट को बता रही है। तो मेल प्लांट में S2 S3 दोनों है और मेरे पास S2 है, तो इसको लगेगा मेरा ही पॉलन ग्रेन है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देगी, इसको भी रिजेक्ट कर देगी। ये बहुत सरल, इसका बहुत सरल आंसर बन जाएगा भाई, ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी सेल है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स है, और प्रोटीन में लॉक एंड की टाइप जैसे एंजाइम इंटरेक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल इंटरेक्शन चल रहा है बस। जहां जहां सेल मेम्ब्रेन इंटरेक्ट कर रही है, मतलब एंजाइम जैसा मान लो, चाहे तुम एंटीबॉडी एंटीजन वाला मान लो या रिसेप्टर वाला मान लो, भाई इंसुलिन ग्लूट4 भी जाके क्यों चिपक रहा है, ग्लूकोज ही क्यों ग्लूट4 से जा रहा है, तो इन सब का मोटा मोटी वही आंसर आता है कि कंपेटिबिलिटी होती है इनकी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि जीएसआई में परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0, 50 या 100, इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है, 0 या 100 बस। हाँ क्वेश्चन पूछो। S3 S4 कहां पे आता? अगर मेल प्लांट S3 S4 होता फिर 100% जर्मिनेशन होता। भाई यही तो कह रहा हूं तुम, मैं बनाता हूं, मैं बनाता हूं, टेंशन ना लो भाई। ये क्या बोल रहा है बालक? ये बालक बोल रहा है कि मान लो एक फीमेल प्लांट है, उसमें S3 S4 रख दें, ठीक। अब मेल बताओ क्या रखें? S2 S1 रख दिया, और GSI करवा लो चाहे SSI करवा लो, इसके तो 100% जर्मिनेट होंगे, समझ रहे हो भाई? चाहे तुम GSI ले लो चाहे SSI ले लो, तो इसके पॉलन ग्रेन क्या होंगे? S1 S2 मिल ही नहीं रहा है, उधर से भी S1 S2, सब 100% जर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो ये भी जर्मिनेट और ये भी जर्मिनेट, है ना। चलो एक दो कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं, इस बार मेल बनाते हैं, मान लो S1 S3, है ना, और एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं SSI, ये सब SSI वाले हैं, ये तू क्यों नाराज हो रहा भाई? ये सब SSI वाले हैं, ठीक है ना। बताओ कितने परसेंट चांस होंगे? ये मान लो सब GSI वाले हैं। मेल S1 S3, इसमें 50%, है ना, इसमें 50%, इसमें 0%, है ना। SSI में 0 आएगा, क्योंकि ये जो स्टिग्मा है ये बैठा हुआ है, देख रहा है पॉलन ग्रेन को, नहीं देख रहा है SSI के केस में, पॉलन ग्रेन के बाप को देख रहा है, सीधी सी बात है। फादर कौन है तुम्हारे? फादर से तुम कौन से करेक्टर लेके आए हो? और हाँ, इसमें S1 S3 जीन है, तो ये जो पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन मान लो S1 वाला आ गया यहां पर इधर से, बट उसकी जो सरफेस है, सरफेस पर जो प्रोटीन होंगी वो तो S1 S3 वाली भी होंगी ना, उसमें S3 भी होगा, और S3 S3 मैच हो गया, वो रिजेक्ट कर देगा। SSI अगर है, अब किसमें SSI होती है किसमें GSI होती है, ये रटने का मैटर है, वो हमको रटने की जरूरत है नहीं, वो खुद लिख के देगा, क्वेश्चन लिख के देगा वो तो, ठीक है ना। बस ये है। तो भैया जी, क्या बोल रहे हो दोस्त? नहीं, ऐसी चीजें याद नहीं करते, याद रखने के लिए वो और बहुत अच्छी चीज है।
मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल याद रख लो। और क्या भाई, अगर याद ही रखना तो मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल याद रख लो। ये क्यों याद रखना कौन से उसमें था। हाँ भाई आदर्श, कैसे हो तुम? हम्म। चलो भाई एक और सवाल देखते हैं छोटा सा। ये हो सकता है एनएससीजीएस का हो, ठीक है, पर ये है नहीं एनएससीजीएस का। अबे क्या हो गया? अच्छा बैक चला गया ये लो। बी आंसर आ, ये वैसे डिस्प्यूटेड सवाल बन चुका, पता नहीं क्यों। हाँ आंसर की 108 बता रही है। 108 बस अब बनेगा नहीं। 36 कैसे है? नहीं रहे आंसर की। ना ना ना, फिर तो 54, 54 आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। हालांकि ये मतलब इसमें ना प्लांट ए को मेल माना है कि फीमेल माना है वो मेंशन नहीं है, बट अगर मेंशन होता तो ज्यादा सही रहता। भाई हाइब्रिड में बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे? हाँ हाइब्रिड जायगोट में आएंगे भाई इस 36, यहां से 10। 36 क्यों होंगे? 10 और 8 18। अब इसको डबल करेंगे, डबल करने के बाद कितने आएंगे? 36। ठीक है ना भाई, ये मान लो एज इक्वल टू 2n हो गया, ये 4n हो गया। अब अगर नॉर्मल प्लांट 2n होता तो भाई 3n एंडोस्पर्म होता है, और 4n अगर ये है तो 6n हम ले लेंगे, तो 6n 54 निकल के आ रहा है ना, ये वाले लॉजिक से। अब एक बात बताओ मेरे को, प्लांट ए का जो 20 क्रोमोसोम वाला है और प्लांट बी जो 16 वाला है, इसका जब हाइब्रिड, व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इन द जायगोट वाज डबल्ड इट प्रोड्यूस्ड ए फर्टाइल हाइब्रिड सी। तो जो जायगोट बनेगा उसमें भैया इसके गैमीट 10, इसको मान लेते हैं हम स्पर्म, और इसका गैमीट ओवा जिसमें बनेंगे 8, तो 18 आएंगे ना जायगोट में, वो हमने लिख लिया। हाँ वही वही। हाँ अब देखो सुनो ना, ये तो हमने माना है कि ये मेल मान लिया जबरदस्ती। सवाल ने नहीं दिया है ना। तो देखो अब इसने डबल कर दिए तो जायगोट का डबल करके 36 आ गया। अब 36 को हमने हमने क्या माना कि भाई देखो ये जो नॉर्मल बंदा है ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये nn की वैल्यू, तो ये जो नॉर्मल जायगोट 2n डबल कर लिया कितना हो गया 4n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू 9 आ गई, सीधी सीधी बात ये है, 9 आ गई। जब नॉर्मल प्लांट 2n होता है तो एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n होता है। जब प्लांट 4n है तो एंडोस्पर्म कैसा होगा? 6n होगा। तो उस हिसाब से हमारे 54 आंसर आ रहा है। ठीक। तो अगर वो मेल फीमेल रख देता तब भी 36 नहीं आता ना। देखो क्योंकि यहां पर जो है, यहां क्यों नहीं आएगा मेल फीमेल अलग, सुनो, क्योंकि यहां डबल इसको हुआ है, और ये जो प्लांट बना है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये जो है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है। अगर हाँ सवाल ये होता कि भाई ये मेल प्लांट है वो फीमेल प्लांट है, हाँ तब हमारा आंसर बन जाता कि भाई अगर बी फीमेल है तो 16 प्लस 10 तब 30 कितना, 26। हाँ हाँ 26 आंसर आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तब 26 आंसर आ जाता, तो वो एक अलग कहानी होती। तो आंसर हमारा जो है फिलहाल हम बी पे कन्फाइंड है। ठीक। चलो ये कैसे आ गया ये बताओ, कौन बताया ये आंसर? आदर्श भैया जी डी बता रहे हैं। आदर्श तुम डी कैसे बता रहे हो बताओ? मित्र दोस्त आदर्श, डी कैसे बता रहे हो ये बताओ? ये प्लांट ये कियो कि नहीं कियो, सवाल पहले तो ये बताओ। नंबर में दिया था फिर ठीक है। हाँ बनाओ बनाओ। कल ही किए हो? अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने खुश हैं बच्चे?
अगली बार ऐसे सवाल लाएंगे जो तुमने देखे ना हो, हैं ऐसे सवाल लाए। फिर कौन सा हमारा कॉन्फिडेंस हिल गया। हाँ भाई, क्या नाम तुम्हारा? नितेश, रंजन, मानसी, सोहम, पुलकित, आयुष, मनस्वी, दर्श, सारा, आरिफ, भारद्वाज, बी। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बताओ। ए, लास्ट ऑप्शन डी। ओके, लास्ट ऑप्शन डी। हाँ बोलो, एक्सक्यूज किया। हम्म, नहीं समझे, नहीं, दोबारा बोलो। हाँ, ऊसाइट इनहेरिटेंस। हाँ मैटरनल, बिल्कुल ये मैटरनल इनहेरिटेंस ही है। डी, ओके डी। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो देखो भाई, क्या कहना चाहती है पब्लिक? फाइनल लॉक लगाया जाए डी पे? डी पे आंसर लगा। देखो, इसने बोला है कि फीमेल स्पेडिक्स है और उसका क्रॉस कराया है किसके बाद? 3 जनरेशन तक कराया भाई। मेल प्लांट स्पाइक, मेल प्लांट स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस के साथ, ठीक। और हर बार हमको पहली जनरेशन में यानी कि F1 में स्पेडिक्स ही मिला है। तो इतनी जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेडिक्स डोमिनेंट इन्फ्लोरेसेंस है और स्पाइक जो है वो डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, व्हेन द मेल प्लांट अमंग देम, देम मतलब ये वाले जो स्पेडिक्स आए हैं, F1 वाले स्पेडिक्स आए हैं, इनको क्रॉस कराया गया था फीमेल प्लांट से जिस पे स्पाइक हो। मतलब ये एक तरह से हो गया क्या रहता वो, रिवर्स कर देते क्रॉस में। नहीं, अरे एक और नाम होता, रेसिप्रोकल क्रॉस, बिल्कुल। ये रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया कि भाई इस बार मेल को स्पेडिक्स लिया है और फीमेल को ये सिंपल स्पाइक था, ओके ये स्पाइक है। इस बार मेल स्पेडिक्स है और फीमेल स्पाइक है, ठीक है। फीमेल प्लांट बियरिंग स्पाइक, तो पाया गया कि सभी स्पाइक बने हैं। दोनों लाइनों से यह सिद्ध हो रहा है कि भैया जो फीमेल का इन्फ्लोरेसेंस है वो आएगा, बस ये सिद्ध हो रहा है। तो जब ये सिद्ध हो रहा है तो यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस है। जीन फॉर स्पेडिक इज डोमिनेंट फॉर वन डेट फॉर स्पाइक। ये वाली लाइन सिर्फ यहां तक की कहानी से सिद्ध हो रही है, यहां तक की कहानी से। स्पेडिक इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, मतलब ये बस ये इनहेरिटेंस होगी मैटरनल इनहेरिटेंस। आंसर आ गया डी। चलो भाई, ये जेनेटिक्स का भी सवाल था और प्लांट साइंस का सवाल भी था। ये बताओ, देखो इसमें लिखा हुआ भाई INBO का सवाल है, ठीक है। हाँ, तुम इधर कर लो अपनी कुर्सी चाहो तो। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, फिर ठीक है। और बताओ, हाँ आंसर बताओ भाई। अपना डाउट जो भी हो पूछ लेंगे, बेशरम बन के ये नहीं सोचेंगे कि पूछना सही रहेगा या गलत रहेगा, है ना भाई। हाँ डाउट पूछो। उसके लिए यार तुमको एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा भाई। हाँ, तुरंत लेक्चर देख लो, आज ही रिवाइज मार दो, है ना, बैच में जाके। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ ले ली, 1 3 एंड 4 सही है। सवाल तो सरल ही लग रहा है ना। बी लग रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। इसमें बताना क्या है भाई? करेक्ट वाले बताने हैं, करेक्ट वाले बताने हैं, ठीक। A few statement regarding sexual, in sexual reproduction progeny are genetically different from each other, बिल्कुल सही है। In asexual mode of reproduction progeny are genetically identical to each other and identical to parent also। इनने लिख दिया डिफरेंट, तो ये हो गया गलत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कंडक्टिव फोर्स या फोर ड्राइविंग इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से होता है इवोल्यूशन।
ए माइनर चेंज इन द हैबिटेट मे एडवर्सली अफेक्ट ऑल ऑफस्प्रिंग ड्राइड बाय एक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है मेन स्टेटमेंट और ये सही है। ए बाइसेक्सुअल प्लांट ग्रोन इन आइसोलेशन इज ऑलवेज इनकेपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मे बी इनकेपेबल। भाई अलग तुमने बनाया तो उसमें कर लेगा बेचारा, ऑटोगैमी जिटोनोगैमी कर लेगा, ये गलत है। तो हमारे 134 ए आंसर आया है ना भाई। अब इसमें मुझे बाकी सब तो ठीक है, बस ये थोड़ा सा बता दो, चौथा स्टेटमेंट कैसे बताओगे, क्या कहना चाह रहा है ये? ओके, इलिमिनेट हो गए? नहीं, लाइन समझाओ। देखो, जब भी चेंज आते हैं एनवायरमेंट में तो आपको अडेप्ट होने के लिए अपने अंदर भी चेंज लाने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। और वो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में होना नहीं है, तो वो मर जाएंगे। आप इसलिए सोचो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई वगैरह हो गए उनमें, या बैक्टीरिया हो गए, जब एडवर्स कंडीशन आती है तब वो सेक्सुअल पे स्विच मारते हैं कि यार कुछ तो है, उल्टा बोल गया। जब एडवर्स कंडीशन आती है तब वो सेक्सुअल पे स्विच मारते हैं, नहीं तो बाइनरी फिजन वगैरह ये सब कर रहे होते हैं कि यार एडवर्स कंडीशन आने वाली है, थोड़ा रिकॉम्बिनेशन वगैरह कर लो, नया वेरिएशन ले आओ। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, सवाल हो गए खत्म के हैं, और अभी तो बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी कर दो यार। ये लो, बताओ। ये आईएनबीओ के सस्ते वाले सवाल हैं जो एनएससीबी में आ सकते हैं या इनके जैसे आ सकते हैं। बी, डी, डी, डी बनेगा कि सी बनेगा? हमको यार सी लग रहा है भाई। फॉर्मेशन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन आफ्टर कंप्लीशन, रीअपियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन आउटवर्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी, सी बेटर आंसर है, क्योंकि यार देखो गॉल्गी बॉडी मतलब उनको मॉडिफाई करता है, माल बन कहां रहा है, ईआर में बन रहा है, बिल्कुल। हालांकि ये ना, इस पे मैं तुम्हें सही बताऊं ना, इस पे क्लेम मारा जा सकता है, इस सवाल पे सी और डी दोनों को हम आंसर दे सकते हैं। अगर ये मल्टीपल करेक्ट है तब हम दोनों देंगे, और अगर एक चूज करना हो भाई तो सी इज बेटर देन डी, ये आप ध्यान रखिएगा। आईएनबीओ में अब शायद आने लग गए मल्टीपल एमसीक्यू। लिपोप्रोटीन की होती है ना, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब गोल्गी बॉडी से निकल के आएंगे, मॉडिफाई तो वही होंगे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? दोनों सही है मतलब, क्योंकि यार ये इनको कहते ही इसीलिए हम वो है सिस्टम, क्या कौन सा सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। दोनों सही है बेटा इसके, है ना। हाँ, दोनों इसके आंसर सही हैं, सी और डी दोनों सही हैं, ठीक है ना। बाकी ये कुछ भी बोलते रहे, इसलिए तो मैं दे रहा हूं डी आंसर। बट ई के बिना डी कुछ नहीं कर सकता ना भाई। गॉल की बॉडी तू क्या मॉडिफाई करता भाई, मैं तो वही मॉडिफाई करता हूँ जो ये पढ़ा देती हैं दोनों, आर ई और एस ई आर, या फिर सेल से इधर उधर से उठा लेता हूं मैं। तो दोनों इसके आंसर सही है, ठीक है। इन्होंने एक अगर दिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर, मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता, दोनों दिया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, दे दिया तो दे दिया। हाँ बेटा, अच्छा डी लिखा तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं है ना। हाँ, ये बताओ, ये वाला बताओ, ये एनएससी जेएस को तो नहीं है क्यों भाई? बुगैम्बो, खुश हुआ, बहुत बढ़िया, सी आंसर। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना। डेटा है ना, ये डेटा दिया हुआ है। स्किन में इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे ज्यादा होते हैं, ये बढ़िया लाइन है ना, अगर पहले से ये रटने टाइप की लाइन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में नहीं होते हैं। ये बताओ, एंजियोस्पर्म के बताना है, और सर गलत बताना है, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं।
ABCD आंसर बताओ। डी, 4 ओनली। ओके, हाँ 1 मिनट जल्दी करो, 1 मिनट अपना पूरा, 30 सेकंड में 1 मिनट पूरा कर लो। सी लग रहा है, 5 ओनली। अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, 2 तरह के आंसर आ गए हैं, 4th ऑप्शन तो है ही। ओके, मैं भी पढ़ देता हूँ साथ साथ। 4th होगा तो मतलब डी होगा, है ना? हम्म, देखो भाई, स्पोरोफिल आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म फ्लावर, सही है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पल, मेगास्पोरोफिल। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है। माइक्रोस्कोपिक बॉल्फिया से यूकेलिप्टस तक जाते हैं। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। अब ये बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी इंग्लिश समझाओ मुझे। एम्ब्रियो सैक से एक एक करके, एक एक करके। इस लाइन का मतलब ये है कि एम्ब्रियो सैक से पहले मियोसिस होती है, यस और नो? ये सही है स्टेटमेंट, मैं समझ गया कि एम्ब्रियो सैक के बनने से पहले मियोसिस हुई थी, यही मतलब है ना इस लाइन का। तो लाइन सही है। तो हाँ, चौथा गलत है सिर्फ, डी आंसर आ गया। अब 5वें वाले में इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत कर दी थी कभी कभी। डी आंसर बन गया, ठीक है। ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ये बताओ, स्पोर, मेरे को तो आ गया सवाल भाई, मेरा तो आंसर बन गया। ओके, डिस्को मैन ने बी आंसर दिया है। बी, बी, डी। ओके भैया, स्पोर बनते हैं स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल बनाती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया होती है स्पोरोफिल पे, और स्पोरोफिल मिलकर बनाती है स्ट्रोबिलाई। तो 1 2 4 3 बी आंसर सही है। यार ये सवाल नहीं गलत होना चाहिए। क्या चीज? देखो, आ, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। कौन सी मियोसिस होगी? स्पोरिक मियोसिस, है ना? तब स्पोर बनेंगे। स्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड, और स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। ठीक है भाई। और सर ये जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये मिलके बनाती हैं स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया की लोकेशन कहां पर होती है ना, मतलब सोराई एकदम नहीं बोलेंगे, बात ठीक है। स्पोरेंजिया के ग्रुप को सोराई कहते हैं। हाँ, मतलब हाँ, वो टेरिडोफाइटा में बैक साइड हो गया। स्पोरेंजिया भैया जी, स्पोरेंजिया होती है लीफ पे, मॉडिफाइड लीफ के ऊपर, है ना? मॉडिफाइड लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरेंजिया है या सोराई, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई कहते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। अब जैसे इसने बताया कि लीफ के बैक पे होती है, दैट इज द फीचर ऑफ आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा प्लांट ने यार ऐसा करते हैं कि ये जो स्पोरोफिल हैं, इन जिनके स्पोरेंजिया, इन्होंने रिप्रोडक्शन करवाना, यार इनको इज्जत देनी पड़ेगी, इनको अलग कर दो, इनसे फोटोसिंथेसिस नहीं करवाते। लेबर ऑफ डिवीजन आ गया, तो उन्हें स्पोरोफिल अलग से नाम दे दिया। अब स्पोरोफिल्स मिलके, देखना, ये भाई हमारा टेरिडो में और जिम्नो में, उनमें ये मिलके बनाते हैं क्या? नहीं, एनजियो नहीं, पूरा सुनो। कुछ टेरिडो में और जिम्नो में ये स्पोरोफिल्स मिलके बनाते कोन या स्ट्रोबिलाई या लैक्स। और फ्लावरिंग प्लांट में तो फ्लावर बना रहे हैं ना ये, अभी पीछे वाले सवाल में आया था। कोन्स या स्ट्रोबिलाई या लैक्स।
अब ये जिम्नो में तो सभी में बनता है, कुछ टेरिडो में बनता है, जैसे कुछ टेरिडो जैसे, नहीं नहीं नहीं, सेल्विनिया सेलाजिना तो हेट्रोस्पोरी और फॉर्चुनेटली सेल्विनिया में कौन बनता है, इक्विसीटम में बनता है ना। हाँ, सिलाजिनेला में भी बनते हैं। मार्सिलिया में कौन नहीं बनते, दो स्पोर बनते हैं, हेट्रोस्पोरी होती है। हेट्रोस्पोरी को और कौन को नहीं मिक्स करना है। जिम्नोस्पर्म में कौन सभी में बनते हैं। और हर बार की तरह मैं ये गूगल से तुमको फोटो दिखाता हूँ या तो मैं लेके आता हूँ। पाइनस के कौन, ये पाइनस है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है ना। और इस कोन के अंदर एक जो स्ट्रक्चर है वो लीफ है, और वो मॉडिफाइड लीफ है, और उस एक मॉडिफाइड लीफ पर क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजिया लगी हुई है। और अगर वो मेगा स्पोरेंजिया है, जैसे ये देखो, ये सुंदर लिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना, ये शायद उतना सुंदर नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने की बात नहीं है यार, थोड़ा सा वो भी तो करना पड़ेगा ना। देखो, तो इसके अंदर ये जो एक ब्लैक स्ट्रक्चर है, देखो इसकी निडल लाइक लीफ है हरे रंग की, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये एक है ना, और भी हो सकते हैं डायग्राम है और नेट पे अच्छे वो देख सकते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की, ये एक मॉडिफाइड लीफ है स्पोरोफिल। और और ये चूंकि अब हम जिम्नो का उठाए हम और ये पाइनस उठाया हमने, तो यहां पर सर इसके ऊपर सिर्फ मेगा स्पोरेंजिया लगी हुई है, तो इसका नाम क्या हो गया, मेगा स्पोरोफिल। और इस कोन का नाम क्या हो गया, फीमेल कोन। और अपोजिट वाले का नाम हो जाएगा मेल कोन। इसे सीड कोन भी कहेंगे, उसे पॉलन कोन भी कहेंगे। अब जो जैसे इक्विसीटम है, इक्विसीटम तो बेचारा गरीब एक ही तरह के स्पोर बनाता है ना। तो उसके अंदर तुमको दो तरह की कोन नहीं दिखेंगे, उसके अंदर तुमको एक ही तरह का कोन दिखाई देगा। अबे ये तो थैंक यू आ गया, अच्छा है ना। देखो जैसे इक्विसीटम दिखाएं तुमको, तो हेट्रोस्पोरिक और कोन को कंफ्यूजन नहीं करना है। फॉर्चुनेटली सिलाजिनेला में दो तरह के स्पोर भी हैं और कोन भी है। तो बताओ कितने तरह के कोन बनेंगे सिलाजिनेला में, दो ही तरह के कोन बनेंगे, है ना। और इक्विसीटम जो है वो होमोस्पोरस तो उसमें कितने तरह के बनेंगे, बस एक ही तरह का बनेगा ये जो बना हुआ है ना। अगर ये बड़ा हो गया तो यहां से काट लेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी में है ही। क्या बोले, हाँ सिलाजिनेला में ऐसा होगा, ये बिल्कुल सही बोला है। सिलाजिनेला में ऐसा होता है, दो तरह के कोन अलग अलग नहीं हो पाए। यहां पर मैं, और ये मैंने एनएसईबी के क्वेश्चन मतलब लेक्चर में भी डाला था ये। सिर्फ इतना काट लेते हैं, ये डायग्राम डाला था, हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये जो इक्विसीटम है, ये इक्विसीटम का स्ट्रोबिलस या कोन है। तो ये तो कह रहा थी मेरे पास तो एक ही तरह की स्पोरोफिल्स हैं सब, उन्होंने बस ऐसे कोन बना लिया है, और उनके अंदर स्पोर मदर सेल है वो स्पोर बनाती है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये कोने पर, ये टिप पर यहीं पर लगे होते हैं, मतलब ये कोन्स होते हैं, और कोन एक ही है। यहां सिलाजिनेला में ये हिसाब है कि अगर मैं कोन को अलग अलग करूं तो कुछ इस तरह से इसके अंदर की लीफ आएंगी, है ना, इस तरह से मान लो। तो ये जो पिंक कलर से बनाया ये मेगा स्पोरेंजिया है, और जो व्हाइट वाला बनाया मान लो वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गई, ये मेगा स्पोरोफिल हो गई, ठीक है। तो ये कौन होता भाई जो इस तरह से बन जाता, वो कौन होता है, ठीक है। तो हमारा एक सवाल और रह रहा है यार, इसको भी कर दो जल्दी जल्दी। ये बढ़िया सवाल है, सस्ता सुंदर सस्ता टिकाऊ, बी ऑप्शन। ओके, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, एब्सेंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, गलत, सही, प्रेजेंस तो वैस्कुलर,
बी आंसर। ठीक है भाई, चलो। तो भाई अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछो। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल की आग, बहुत तेजी से फैलती है। उसमें देखो ये है, मैं बताऊं क्या क्वेश्चन रहा होगा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, नहीं तो भाई क्वेश्चन भेज देना। इक्विसिटम के अंदर सिलिका डिपॉजिट होती है, तो जैसे हवा चलती है ना, तो वो आपस में ऐसे ऐसे फ्रिक्शन करते तो आग लगा देते हैं। तो शायद ये सवाल तुम्हारा हो, अगर यही है तो अच्छी बात है, नहीं तो सवाल भेज देना फिर। हम्म हम्म वही है क्या? हाँ भाई बोल, जल्दी बोल। अबे यार सवाल बोल सीधा, चाहे जहां से हो। वकील के करेक्टर आ गए तुम्हारे अंदर। तुम सवाल भेज देना, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं भेजो, आप सवाल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। अभी हम देने लग गए हैं आंसर ज्यादा। हाँ, रिप्लाई मार देते हैं हम। नहीं, क्या पता उसका कोई और सवाल हो। हाँ, क्या बोले? अरे यार हमको पता ही नहीं, हम गोटा हुए। चले भाई, अभी बाय बाय बोले, पूछो बेटा सवाल। धृतिमान, श्याम, सोहम, मानसी, आयुष, मनस्वी, नितेश, सारा। हाँ लल्ली, चलो चलो भाई, ठीक है, बाय बोलते हैं ना। तुमका डाउट पूछते हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, बताओ भी, बताओ बताओ भी बच्चों। हाँ हाँ, थोड़ा याद करने का है। अगर साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन ज्यादा होना चाहिए, 10 ऑक्सिन हो, इससे ज्यादा अगर है तो रूट बनेगी, ठीक है ना। मतलब कैलस से रूट का फॉर्मेशन होगा। और अगर ऑक्सिन मतलब रेशियो इससे कम है, सही लिखे ना भाई? हम्म तो सूट फॉर्मेशन होगा, सूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये टिश्यू कल्चर का ये रेशियो है बिल्कुल, यानी कि तो इससे ये सिद्ध होता है कि ज्यादा ऑक्सिन होना चाहिए रूट बनवाने के लिए, और ज्यादा साइटोकाइनिन होना चाहिए सूट बनवाने के लिए, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, रादर देन के ऑक्सिन। कौन से? ये इसका सवाल करवाया एक मैंने। हाँ, अगर एग्जैक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल है, अगर मिला तो अगली बार लेके आऊंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ लल्ला, लल्ली और कुछ पूछना हो तो पूछो बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, डाउट पूछो। जब हम जेनेटिक्स लेंगे ना, अगली क्लास से शायद जेनेटिक्स लेंगे, तब याद दिला देना, है ना। हाँ, जेनेटिक्स लेंगे अगली क्लास में शायद, तब हमको याद दिला देना बिल्कुल। आप लिख के रख लो अपने नोट्स, मतलब जो भी डाउट है। चलो भैया, अभी बाय बोलते हैं ऑनलाइन वालों। हाँ बोलो बोलो बोलो। बादाम खाओ, बादाम खाओ, बादाम, ठीक है। अरे यार देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, पहली बात तो खुश रहना, और जो कर रहे हो बस वो करते रहो, ठीक है ना। यही सेम काम दोबारा करो, बस खुश रहो, है ना। और ये सोचो कि मैं मतलब बहुत बढ़िया बच्चा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव ज्यादा सोचो। चलो भाई, बाय बाय।